हाय फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन का ये चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेना सीखे थे। इस लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये जानेंगे और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे और फिर कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे और डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। आइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो इस तरह की सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। आइए इसको फिगर में देखते हैं। ये मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, यहां पे इसका सेंटर, ये रेडियस और पार्टिकल अभी यहां पे है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ए टेंजेंशियल, और ये रेडियल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में होगा रेडियल एक्सीलरेशन, और पार्टिकल का मोशन ऐसा है, इस तरह से घूम रहा है पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए यही ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। तो आइए इसको लिख के समझते हैं। ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होगा। ओमेगा कांस्टेंट होने से चेंज इन ओमेगा जीरो आएगा, ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने से अभी यहाँ पे देखेंगे कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या होगा, और फिर रेडियल एक्सीलरेशन का भी क्या होगा ये देखेंगे। तो एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा जीरो है, इसका मतलब ये टर्म भी जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो। ये एक फॉर्मूला और हमें पता है कि v टेंजेंशियल इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये ओमेगा कांस्टेंट है, ये रेडियस है सर्किल का, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब v टेंजेंशियल भी कांस्टेंट होगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो होगा, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू डी भी टेंजेंशियल बाई डी टी ये होता है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज जीरो है, और ये है डी भी टेंजेंशियल बाई डी टी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी में ये चेंज जीरो है, तो ये टर्म भी जीरो होगा, ए टेंजेंशियल भी जीरो होगा। अब रेडियल एक्सीलरेशन देख लेते हैं, ये ए आर। तो रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू भी टेंजेंशियल स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होता है, भी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ओमेगा कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, तो रेडियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब रेडियल एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ आएगा, जीरो नहीं होगा। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है,
तो यहां से देखें तब भी वही पता चल रहा है कि रेडियल एक्सीलरेशन कुछ न कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, जीरो नहीं होगा। ठीक, आइए अब इस पार्टिकल पे रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स देख लेते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है पार्टिकल का मास इनटू एक्सीलरेशन। तो रेडियल डायरेक्शन का फोर्स होगा एफ आर, पार्टिकल का मास, इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं एम है, और रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन ए आर, और इसका वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर, ये, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये। तो ये आएगा रेडियल डायरेक्शन का फोर्स। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स एफ टी का वैल्यू मास इनटू टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, और टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जीरो है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एक्सीलरेशन नहीं होता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जीरो, तो इक्वल टू जीरो आएगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है, ये चीज यहां से भी देख सकते हैं, ए टेंजेंशियल इक्वल टू अल्फा आर होता है, और अल्फा जीरो है तो ए टेंजेंशियल जीरो होगा। ये चीज यहां से भी देख सकते हैं। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंडीशंस। इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो बाकी सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि एक कंडीशन से ही बाकी सारे कंडीशंस लाए हैं। तो इसमें पहला कंडीशन ये ध्यान रखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होगा, और फिर रेडियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जीरो नहीं होगा, ये इतना होता है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जीरो होगा। तो इतना सारा कंडीशंस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ये कंडीशंस ध्यान रखिएगा, इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो हो गया तो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको ध्यान से। आइए आगे बढ़ते हैं, अब एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तुम प्यार है किसी एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लीजिए कि ये सर्कुलर डिस्क है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसको अगर ऊपर से देखें, यहां से देखें, यहां से अगर देखें तो ये डिस्क, इसका प्लेन हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल प्लेन पे ये डिस्क है, और इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस इस डिस्क के सेंटर से डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रहा है। तो ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा है। अगर इस डिस्क को यहां से टॉप से देखें तो इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा? तो ये डिस्क इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से पास कर रहा है। इस फिगर में देखें तो नॉर्मली आउटवर्ड या फिर इनवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, और यहां से r1 डिस्टेंस पे मान लेते हैं एक पार्टिकल रखा है इस डिस्क पे, पहला पार्टिकल, और r2 डिस्टेंस पे दूसरा पार्टिकल रखा है इस डिस्क पे। ठीक, और ये डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो एक चीज यहां पे ध्यान से देखिए, इस पहले पार्टिकल का ओमेगा निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी कि कितना एंगल बनाया और ये एंगल बनाने में कितना टाइम लगा, ये टाइम है नीचे में, थीटा बाई टाइम। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये पहला पार्टिकल जितने टाइम में जितना एंगल घूमेगा
पहला पार्टिकल जितने टाइम में जितना एंगल यहाँ पे घूमेगा, ये दूसरा पार्टिकल भी उतना ही टाइम में उतना ही एंगल घूमेगा, उतना ही टाइम में उतना ही एंगल घूमेगा। ये तो इस पहले पार्टिकल का अगर एंगुलर वेलोसिटी देखें ओमेगा 1, तो ये होगा थीटा, एंगल घुमा है टी टाइम में तो थीटा बाई टाइम। और दूसरे पार्टिकल का अगर एंगुलर वेलोसिटी देखें ओमेगा 2, तो दूसरा पार्टिकल भी थीटा एंगल घुमा है सेम टाइम में, सेम टी टाइम में सेम एंगल, ये भी आएगा थीटा बाई टाइम। इसका मतलब दोनों पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी है, तो दोनों पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होगा ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल रख दे, या फिर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा पार्टिकल रख दे, तो सभी पार्टिकल सेम टाइम में सेम एंगल घूमेगा। इसका मतलब इस डिस्क पे रखे सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। इस डिस्क पे रखे सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। और एक रिलेशन ये है v टेंजेंशियल इक्वल टू ओमेगा आर, और यहाँ पे ओमेगा सेम है इस डिस्क पे रखे सभी पार्टिकल के लिए, ओमेगा कांस्टेंट है, तो v टेंजेंशियल प्रोपोर्शनल होगा r के। यानी कि इस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v1, और इस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये डिस्क इस तरह से घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में है v2। तो यहां से देखिए ये r है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल कितने दूर में रखा है, ये दूरी है ये r। तो यहाँ पे r2 ग्रेटर है r1 से, ये दूसरा पार्टिकल थोड़ा ज्यादा दूर में रखा है पहले पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दूसरा पार्टिकल ज्यादा दूर में रखा है पहले पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे r2 ग्रेटर है r1 से, और ये रिलेशन बता रहा है कि जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर में होगा, उस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। तो R2 ग्रेटर है R1 से, इसका मतलब V2 ग्रेटर होगा V1 से। ये V2 दूसरे पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा पहले पार्टिकल के टेंजेंशियल वेलोसिटी से। ये रिलेशन बता रहा है कि अगर R बढ़ेगा तो V टेंजेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे किसी भी फ्रेम पे कितना भी पार्टिकल रख दें, सभी पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल जितना दूर में रखा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन देख लेते हैं। हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, ये तो ये हॉरिजेंटल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। तो हॉरिजेंटल प्लेन में अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इस तरह की सर्कुलर मोशन को हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन बोला जाता है। अगर कोई सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है तो ये हॉरिजेंटल प्लेन में हो रहा है, तो ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन है। अगर कोई सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है, इस तरह से ऐसे, तो इस सर्कुलर मोशन का प्लेन वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। अगर कोई सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है तो ये भी हॉरिजेंटल प्लेन पे नहीं है, वर्टिकल प्लेन में भी नहीं है, तो ये ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, हॉरिजेंटल, और ये वर्टिकल, और ये ना हॉरिजेंटल ना वर्टिकल।
नाइदर हॉरिजेंटल नॉर वर्टिकल। ये तो आइए हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन के ऊपर अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। ये एक सिलिंड्रिकल पाइप है, ये अंदर से खाली है, हॉलो है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है। इस पाइप का रेडियस है स्मॉल आर, एक पाइप है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास है m। अगर इस पार्टिकल को यहां से छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इस पार्टिकल का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन इसी पार्टिकल को इस हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर अगर इस तरह से रोटेट करा देंगे सर्कुलर मोशन में, तो इस पार्टिकल पे एक और फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इस पार्टिकल को इस तरह से सर्कुलर मोशन करा देंगे इस पाइप के अंदर वाले वॉल पे, तो अब इस पे एक और फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन लेने के लिए पहले सर्कुलर मोशन का प्लेन देखेंगे, फिर उस प्लेन पे सेंटर देखेंगे, और सेंटर से पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेना है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का ये प्लेन है हॉरिजेंटल प्लेन, इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है इस पाइप के अंदर। इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ये है सेंटर, और पार्टिकल यहाँ पे है। तो ये है रेडियस और ये है रेडियल डायरेक्शन। तो ये होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और ये r है इस सर्कुलर मोशन का रेडियस, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r। यहाँ पे ये स्मॉल r वही होगा जो इस पाइप का रेडियस है। अब इस पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया है, तो अब इस पार्टिकल और पाइप के सरफेस के कांटेक्ट में एक दबाव आ गया होगा, नॉर्मल रिएक्शन आ गया होगा। इस कांटेक्ट में एक दबाव आ गया होगा, नॉर्मल रिएक्शन, जो इस पार्टिकल पे कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। ये तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन इस पार्टिकल पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल, और इस पार्टिकल का मोशन रेडियल डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिकल पाइप को तोड़ के बाहर नहीं भाग रहा और पाइप को छोड़ के अंदर नहीं आ रहा। इसका रेडियस फिक्स है, रेडियल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन बराबर होंगे mv²/r के। नॉर्मल रिएक्शन बराबर mv²/r। अब जब इस कांटेक्ट में दबाव आ गया है, तो अब ये पार्टिकल अगर वेट के वजह से नीचे आएगा या फिर आना चाहेगा, तो इस पार्टिकल पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आ जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के पार्टिकल कांटेक्ट में किस डायरेक्शन में मोशन करेगा या फिर कर रहा है, उसके अपोजिट में फ्रिक्शन का डायरेक्शन ले लेना है। तो विदाउट फ्रिक्शन ये नीचे गिरेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा इस पे। इस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा?
फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। मान लेते हैं कि इस सरफेस का, इस कॉन्टैक्ट का म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो एफ लिमिटिंग आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन में इस पार्टिकल के टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी रोल है। इस पार्टिकल का ये टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर बढ़ाएंगे तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इस पार्टिकल के नीचे गिरने का चांसेस कम हो जाएगा। ये पार्टिकल अब नीचे नहीं गिरेगा, जब तक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके वेट से ज्यादा रहेगा तब तक ये पार्टिकल नीचे नहीं गिरेगा। तो पार्टिकल को नीचे नहीं गिरने का कंडीशन एफ लिमिटिंग बड़ा या कम से कम बराबर होना चाहिए इसके वेट से, mg से। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि फाइंड v मिनिमम, मिनिमम वेलोसिटी इस पार्टिकल का कितना होना चाहिए ताकि ये पार्टिकल नीचे नहीं गिरे। ज्यादा वेलोसिटी कर देंगे तो एफ लिमिटिंग ज्यादा हो जाएगा, तब तो ये पार्टिकल नहीं गिरेगा नीचे। तो इसका कम से कम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि ये एफ लिमिटिंग इस पार्टिकल के वेट को संभाल ले, तो यही पूछा गया है, फाइंड भी मिनिमम इक्वल टू व्हाट, ताकि ये पार्टिकल नीचे नहीं गिरे। तो नहीं गिरने का कंडीशन ये है, तो आइए इसमें पुट करते हैं, एफ लिमिटिंग म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए एम जी से, तो एम से एम कटेगा यहाँ पे और भी का वैल्यू आएगा ग्रेटर, भी ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए आर जी बाय म्यू, आर जी बाय म्यू, और इस पे रूट, भी पे स्क्वायर है तो इस पे रूट, इससे यानी कि इस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर अंडर रूट आर जी बाय म्यू से बड़ा या फिर अंडर रूट आर जी बाय म्यू के बराबर भी है तो ये पार्टिकल नीचे नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। और अगर इस पार्टिकल का वेलोसिटी इससे कम हो गया, अंडर रूट आर जी बाय म्यू से कम हो गया, तो ये नीचे गिर जाएगा, वेट भारी पड़ जाएगा एफ लिमिटिंग पे। ठीक, तो आइए यहीं पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसी म्यू का वैल्यू, इस सरफेस के म्यू का वैल्यू 0.4 है और इस पाइप का रेडियस 2 मीटर है, तो इस पार्टिकल का मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि पार्टिकल नीचे नहीं गिरे। ठीक, तो इसी डाटा को अब इसमें पुट कर देंगे तो भी मिनिमम निकल जाएगा। यहां से भी ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए अंडर रूट आर जी बाई म्यू से, रेडियस है 2, जी का वैल्यू 10 और म्यू का वैल्यू 0.4। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो आएगा, 2 से ये 4 कटेगा 2 और 2 से फिर ये 150, तो ये आएगा अंडर रूट 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस v का वैल्यू, इस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डाटा के अकॉर्डिंग अंडर रूट 50 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा या फिर अंडर रूट 50 मीटर पर सेकेंड, अगर इतना हुआ तो ये पार्टिकल नीचे नहीं गिरेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए इस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो यहां से भी मिनिमम यही है अंडर रूट 50 मीटर पर सेकेंड, इससे अगर कम दे देंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इतना होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा हुआ तब तो नहीं गिरेगा, लिमिटिंग भारी पड़ जाएगा वेट पे। तो भी मिनिमम अंडर रूट 50 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से, समझिए। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बड़ा सा स्फेयर है, ये स्फेयर इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। एक बड़ा सा स्फेयर है और ये स्फेयर
इस तरह से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, और स्फेयर के सरफेस पे यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास है m, और इस बड़े से स्फेयर का रेडियस कैपिटल R है। ठीक, तो सीधी सी बात है, अगर बड़ा सा स्फेयर अगर इस तरह से घूम रहा है तो इस स्फेयर के सरफेस पे रखा ये पार्टिकल, ये पार्टिकल भी इस तरह से घूमेगा। तो आप इसमें सोच के देखिए, ये पार्टिकल इस तरह से घूमेगा, इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है, कुछ देर के बाद यहाँ पे आएगा, तो ये पार्टिकल इस तरह से घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन करेगा तो इस पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए पहले सर्कुलर मोशन का प्लेन देखेंगे, फिर उस प्लेन पे सेंटर देखेंगे, और सेंटर से पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेना है। तो सर्कुलर मोशन का प्लेन यहाँ पे ये है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसे इस पार्टिकल का, तो ये होगा सेंटर, और ये है सर्कुलर मोशन का रेडियस स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर बोले हैं ये। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, और इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वही होगा जो इस बड़े से स्फेयर का घूमने का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट अभी अभी हम लोग देखे भी हैं कि इस स्फेयर पे कहीं भी कोई पार्टिकल रख देंगे तो सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी वही होगा, सेम होगा जो इस बड़े से स्फेयर का एंगुलर वेलोसिटी है। और ये रेडियस ये है, ये सर्कुलर मोशन का रेडियस, ये कैपिटल आर नहीं है, ये कैपिटल आर तो स्फेयर का रेडियस है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस कांटेक्ट में पार्टिकल और स्फेयर के सरफेस के कांटेक्ट में जो दबाव है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन दबाव इस पार्टिकल पे कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए और इस पे कौन कौन सा फोर्स है वो देख लेते हैं। इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, इस कांटेक्ट का दबाव नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वाट है। ठीक, तो इस पार्टिकल पे इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं भाग रहा और तोड़ के अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। अगर ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन प्योरली कर रहा है, नीचे या ऊपर इस डायरेक्शन में नहीं भाग रहा है, तो इस वेट का mg का कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में ले लेते हैं और एक इस बड़े से स्फेयर के इस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में ले लेते हैं। इस बड़े से स्फेयर के इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन है, ये टेंजेंट है। तो इस mg को अगर इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा mg, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये बड़े से स्फेयर का रेडियस जो दोनों लाइन को कट कर रहा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये थीटा और ये 90, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है बड़े से स्फेयर के इस पॉइंट पे, तो ये थीटा और ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और फिर ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल, तो ये 90 और ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा।
अब इस mg को, इस वेट को इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इसी mg को इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा mg sin थीटा। ठीक, अब ये है सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर आर, इसको भी दो डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल। ये कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग ही डायरेक्शन है इस बड़े से स्फेयर पे टेंजेंट। तो इसको अगर इस डायरेक्शन में झुकाएंगे तो ये आएगा m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और इसको इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ठीक, और कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन, इस कॉन्टैक्ट का दबाव मिल जाएगा। तो आइए इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और m ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और ये बराबर होगा mg cos थीटा के, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, ये बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन, प्लस नॉर्मल रिएक्शन, ये बराबर होगा mg cos थीटा के, mg cos थीटा के। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आएगा mg cos थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, mg cos थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r sin थीटा। यहाँ पे ये स्मॉल r ये रेडियस है, इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का रेडियस, और क्वेश्चन में ये रेडियस गिवन रहता है, ये कैपिटल R, तो इस कैपिटल R और स्मॉल r में एक रिलेशन यहां से बन सकता है। कैपिटल R को अगर इस पे ब्रेक करेंगे, इस पे कंपोनेंट लेंगे तो ये आएगा R cos थीटा, और इस पे कंपोनेंट लेंगे इस पे तो ये आएगा कैपिटल R sin थीटा, ये कैपिटल R sin थीटा, और यही है स्मॉल r, ये तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R sin थीटा ये आएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए, ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए यहाँ पे स्मॉल r आ रहा है, और स्मॉल r क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, कैपिटल R गिवन रहेगा। तो पहले ये स्मॉल r यहां से निकाल लेंगे और फिर इस स्मॉल r को यहाँ पे पुट करेंगे तो इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन यानी कि दबाव आएगा। और यहीं पे आप सोच के देखिए अगर इस बड़े से स्फीयर को थोड़ा तेज घुमा दें, ओमेगा का वैल्यू ज्यादा कर दें, तो इसमें ओमेगा है, इस क्वांटिटी में ओमेगा है, तो हो सकता है ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी पे भारी पड़ जाए, इस क्वांटिटी पे भारी पड़ जाए। तो अगर ये क्वांटिटी ज्यादा हो गया इससे तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ जाएगा, और अगर ये क्वांटिटी इस mg cos थीटा के बराबर भी हो गया तब भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो आने का क्या मतलब है? नॉर्मल रिएक्शन है कांटेक्ट का दबाव, इस कांटेक्ट का दबाव, और नॉर्मल रिएक्शन जीरो आ गया इसका मतलब कांटेक्ट में दबाव है ही नहीं, कांटेक्ट छूटने के कंडीशन में आ गया। और अगर ये क्वांटिटी ज्यादा हो गया इससे तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव का मतलब होगा कि कांटेक्ट छूट गया, कांटेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, ये m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा अगर ये ज्यादा हो गया इस mg cos थीटा से, mg cos थीटा से, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऊपर उठ जाएगा, कांटेक्ट छूट जाएगा, और ये ज्यादा हो गया इससे, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव का मतलब ये पार्टिकल ऊपर उठ गया, कांटेक्ट छूट गया। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, इसका मतलब
नो प्रेशर इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में दबाव नहीं है, नो प्रेशर इन कॉन्टैक्ट। और नॉर्मल रिएक्शन अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कॉन्टैक्ट छूट गया, लीव द कॉन्टैक्ट। ये तो इसको देखिए ध्यान से, समझिए। इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से निकाला जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ये मान लीजिए एक स्ट्रिंग है और इससे बॉल, मान लीजिए बॉल है जो बंद हुआ है। अगर इस बॉल को इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से ऐसे, तो ये बॉल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन का प्लेन ये हॉरिजेंटल प्लेन है। इसको आइए फिगर में देखते हैं। क्वेश्चन, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये एंड फिक्स है और यहाँ पे एक बॉल बंधा हुआ है, बॉल का मान m है और ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल के साथ ये अभी थीटा एंगल पे है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बॉल यहाँ पे जब इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा तो ये थीटा कांस्टेंट बना रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आप यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये वर्टिकल है और ये स्ट्रिंग, तो यहाँ पे वर्टिकल और स्ट्रिंग के बीच का ये एंगल दिख रहा होगा। जब ये बॉल इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग और वर्टिकल के बीच का ये एंगल, ये एंगल चेंज नहीं कर रहा है, ये थीटा कांस्टेंट बना हुआ है और ये बॉल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग और वर्टिकल के बीच का ये एंगल ये थीटा कांस्टेंट बना रहेगा, ये थीटा कांस्टेंट बना है और इस बॉल का मोशन इस तरह से है, इस तरह से। ये बॉल यहां आएगा तो स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे इस बॉल का मास m है तो इस बॉल पे वेट लग रहा होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड और यहाँ पे इस बॉल का मोशन सर्कुलर है, हॉरिजेंटल प्लेन पे सर्कुलर है। तो इस बॉल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस सर्कुलर मोशन का सेंटर यहाँ पे है और ये होगा रेडियस और ये होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल mv² बाय r और ये r है इस सर्कुलर मोशन का ये रेडियस, ये, और इस स्ट्रिंग का लेंथ मान लेते हैं L है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये पूछा जा सकता है। या फिर इस बॉल का ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस बॉल पे फोर्स बैलेंस करते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो इस बॉल का मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है। ये बॉल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये बॉल न अप जा रहा है न डाउन जा रहा है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉल पे फोर्स बैलेंस है, वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉल पे फोर्स बैलेंस है और ये थीटा फिक्स है, रेडियस भी इसका ये फिक्स है, तो रेडियल डायरेक्शन में भी इसका मोशन नहीं है, तो रेडियल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होगा। तो आइए अब इस
टी का स्ट्रिंग टेंशन का कंपोनेंट ले लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ये तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है तो टी साइन थीटा बराबर होगा mv स्क्वायर बाय आर के, और वर्टिकली भी अप या डाउन नहीं जा रहा है तो फोर्स बैलेंस है तो टी कॉस थीटा बराबर होगा mg के। तो ये दोनों इक्वेशन यहां पे आइए लिखते हैं, टी कॉस थीटा बराबर mg और टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये आर है ये, और क्वेश्चन में गिवन रहेगा स्ट्रिंग का लेंथ ये एल, तो इस एल से ये आर निकल सकता है। इस स्ट्रिंग लेंथ को अगर इस पे ब्रेक करेंगे इस पे तो ये आएगा एल कॉस थीटा ये लेंथ, और इसी स्ट्रिंग लेंथ को अगर इस पे ब्रेक करेंगे इस पे तो ये आएगा एल साइन थीटा, यानी कि यहां पे स्मॉल आर का वैल्यू आएगा एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा, तो स्मॉल आर इक्वल टू एल साइन थीटा। तो स्ट्रिंग लेंथ पता रहेगा तो इस सर्किल का रेडियस भी निकल जाएगा यहां से, ये रेडियस। तो इन दोनों इक्वेशन से स्ट्रिंग टेंशन और इस बॉल का टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाला जा सकता है। इसके लिए ये स्ट्रिंग लेंथ पता होना चाहिए, बॉल का मास पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए थीटा। तो ये तीन क्वांटिटी देके स्ट्रिंग टेंशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी इस बॉल का पूछा जा सकता है। तो इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो टी से टी कट जाएगा। यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं, सेकंड बाय फर्स्ट, तो टी से टी कट जाएगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा, ये इक्वल टू आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर और बाय एम जी, एम वी स्क्वायर बाय आर और बाय एम जी। तो यहां से एम कटेगा और भी का वैल्यू आएगा आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, और इस पे रूट क्योंकि भी पे स्क्वायर है तो ये आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गया, इसी टेंजेंशियल वेलोसिटी को यहां पे पुट करेंगे तो स्ट्रिंग टेंशन भी मिल जाएगा। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसी में मान लीजिए कि ये एंगल 53 डिग्री गिवन है, स्ट्रिंग का लेंथ 15 मीटर है और बॉल का मास, इस बॉल का मास 10 केजी है ये। तो इस डाटा से ये टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते हैं और फिर स्ट्रिंग का टेंशन भी निकालेंगे, ये टी। तो आइए देखते हैं। तो पहले इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर इस डाटा से निकालें तो ये आएगा, यहां पे कर लेते हैं, भी टेंजेंशियल इक्वल टू अंडर रूट आर जी। तो रेडियस निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एल पता है, स्ट्रिंग लेंथ पता है 15 मीटर, तो रेडियस आएगा 15 इंटू साइन थीटा, और साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो 5 से 15 कटेगा 3, और 3 इंटू 4 12 मीटर। तो आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू 12 मीटर इंटू जी का वैल्यू 10 और फिर 10 थीटा।
1053 डिग्री का वैल्यू 4/3, 4/3, तो 3 से ये 12 कटेगा, 4 आएगा, और 4 इंटू 4 16 इंटू 10 160, v इक्वल टू अंडर रूट 160 मीटर पर सेकेंड। ये आया इस डाटा के अकॉर्डिंग इस बॉल का टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब इसी टेंजेंशियल वेलोसिटी को यहां पे पुट करेंगे तो स्ट्रिंग टेंशन मिल जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से। अब इसको यहां पे पुट कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। स्ट्रिंग टेंशन इक्वल टू साइन थीटा, साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो स्ट्रिंग टेंशन इंटू 4/5 इक्वल टू मास ऑफ बॉल 10 kg और v स्क्वायर, और v टेंजेंशियल का वैल्यू अंडर रूट 160, और v पे स्क्वायर है यहाँ पे, तो इस पे स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा 160 ये, और बाय स्मॉल r, और स्मॉल r का वैल्यू 12 मीटर, 12। तो यहां से 4 से ये कटेगा 40, और यहां पे दिख नहीं रहा है कटने वाला, तो स्ट्रिंग टेंशन आएगा 10 इंटू 40, 400 इंटू 5, 400 इंटू 5/12, तो स्ट्रिंग टेंशन इक्वल टू 2000/12, ये आएगा स्ट्रिंग टेंशन। अगर इसको कट करें तो ये 6 आएगा नीचे और ऊपर 1000, एक बार और कट करेंगे तो नीचे 3 और ऊपर 500, तो ये आएगा 500/3 न्यूटन। तो इतना टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस डाटा के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग का टेंशन और इस बॉल का वेलोसिटी निकाल लिए। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से, समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इस तरह से एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और हॉरिजेंटल प्लेन पे इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ऐसे, और इस प्लेटफॉर्म पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, इसका मास है m। तो सीधी सी बात है, ये प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है तो इस पे रखा ये पार्टिकल भी इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। तो आप सोच के देखिए इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होगा, तो इस पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस सर्कुलर मोशन का रेडियस ये r होगा, ये r, कि ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर में रखा है, यही r होगा इस सर्कुलर मोशन का रेडियस। तो इस पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, और इस पार्टिकल का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वही होगा जो इस प्लेटफॉर्म का एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर r, और ये है रेडियस इस सर्कुलर मोशन का इस पार्टिकल के लिए। ठीक, तो अब ये पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में भागेगा या फिर भागने की कोशिश करेगा, तो इस पार्टिकल पे फ्रिक्शन आ जाएगा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, इस पार्टिकल पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा। और मान लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इस पार्टिकल और प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में जो दबाव होगा वो दबाव ओनली इस पार्टिकल के वेट के वजह से होगा, क्योंकि ये पार्टिकल
प्लेटफॉर्म पे सिंपली ऐसे रखा हुआ है, तो कांटेक्ट में जो दबाव होगा वो इस पार्टिकल के वेट के बराबर होगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस पार्टिकल पे दबाव नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन बराबर वेट होगा क्योंकि इस पार्टिकल का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा mg, और फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बराबर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बराबर म्यू इंटू mg। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इस प्लेटफॉर्म का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा क्योंकि इसमें ओमेगा है, और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जो ये फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू mg है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। तो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर r, इसका वैल्यू इस फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू इससे ज्यादा हो गया तो ये पार्टिकल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में भाग जाएगा, और अगर इस पार्टिकल को रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं भागना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r से, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर भी कम से कम हो गया अगर m ओमेगा स्क्वायर r के, तब भी ये पार्टिकल इधर नहीं भागेगा। लेकिन इसको तो हम घटा बढ़ा के कुछ भी कर सकते हैं, ओमेगा है इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फाइंड ओमेगा मैक्स, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ताकि ये पार्टिकल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं भागे। अगर ओमेगा बहुत ज्यादा कर देंगे तब तो ये क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, और एफ का लिमिटिंग वैल्यू फिक्स है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो ये पार्टिकल इधर भाग जाएगा। लेकिन ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है जिसपे ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं भागेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ओमेगा बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ओमेगा और बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी और बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी और बढ़ेगा। लेकिन इस क्वांटिटी को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जिस वक्त m ओमेगा स्क्वायर r का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, उस वक्त जो ओमेगा का वैल्यू होगा वही होगा ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू, जिसपे ये पार्टिकल यहां से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं भागेगा। अगर उससे ज्यादा ओमेगा कर देंगे तो फिर ये सेंट्रीफ्यूगल भारी पड़ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, तो ये पार्टिकल इधर भाग जाएगा। यहां पे इस पार्टिकल को अगर नहीं भागना है तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल से, m ओमेगा स्क्वायर r से, और फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू mg, ये बड़ा या बराबर होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r से। तो यहां से m कटेगा, और ध्यान से देखिए, तो ओमेगा स्क्वायर r लेस या इक्वल म्यू जी से, तो इसको यहां पे लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर r लेस या इक्वल म्यू जी से। तो ओमेगा का वैल्यू लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए म्यू जी बाई आर से, और इस पे रूट इससे। अगर ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट म्यू जी बाई आर से कम है या फिर अंडर रूट म्यू जी बाई आर के बराबर भी है, तब ये पार्टिकल रेडियल डायरेक्शन में नहीं भागेगा। लेकिन अगर ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट म्यू जी बाय आर से ज्यादा हो गया तो ये पार्टिकल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में भाग जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल भारी पड़ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। ठीक, तो यहीं पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, जी का वैल्यू 10 कंसीडर करना है, और इस प्लेटफॉर्म का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.5 है। ठीक, तो ओमेगा का मैक्स वैल्यू कितना होना चाहिए जिसपे ये पार्टिकल रेडियल डायरेक्शन में नहीं भागे। आइए इस डाटा को इसमें पुट करते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा।
तो इसको पुट करेंगे तो ये आएगा लेस या इक्वल अंडर रूट म्यू जी, म्यू 0.5, जी का वैल्यू 10 कंसीडर किए हैं और बाय आर ये 5 है, तो पॉइंट से ये 0 कट जाएगा और 5 से 5 तो अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 यानी कि 1। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा का वैल्यू लेस या इक्वल होना चाहिए 1 से। अगर 1 से ज्यादा हो गया ओमेगा तो इस डाटा के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल रेडियल डायरेक्शन में भाग जाएगा, और अगर ओमेगा का वैल्यू 1 से कम या फिर 1 के बराबर भी है तो ये पार्टिकल यहां से रेडियल डायरेक्शन में नहीं भागेगा। तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो ओमेगा का मैक्स वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हो गया ओमेगा तब तो ये पार्टिकल भाग जाएगा, और ओमेगा कम से कम 1 के बराबर भी है तो ये पार्टिकल नहीं भागेगा। तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है इस पार्टिकल को रेडियल डायरेक्शन में नहीं भागने के लिए, और ओमेगा को अगर 1 से ज्यादा कर देंगे तो भाग जाएगा, 1 से कम रखेंगे तब नहीं भागेगा, 1 रखेंगे तब भी नहीं भागेगा। तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है इस पार्टिकल को आर रेडियस के, यानी कि आर का वैल्यू 5 मीटर के रेडियस पे सर्कुलर मोशन कराने के लिए ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इसको देखिए ध्यान से, समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक रोड है, इस तरह से एक रोड है, और इस रोड पे एक गाड़ी चल रहा है v वेलोसिटी से चल रहा है। इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है v, ठीक। और यहां पे ये जो पार्ट है रोड का, ये सर्कुलर पार्ट का आर्क है। अगर इसको पूरा करेंगे तो इसका सेंटर इधर कहीं पे आएगा, और ये रेडियस r है, और ये भी एक सर्किल का आर्क है। अगर इसको पूरा करेंगे तो इधर कहीं पे सेंटर होगा, और ये है रेडियस। तो यहां पे एक चीज देखिए, ये गाड़ी इस पॉइंट पे v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो ये v इस सर्कुलर आर्क पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो इस वक्त इस गाड़ी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि ये गाड़ी सर्कुलर आर्क पे चल रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस गाड़ी पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल ले लेना है। तो इस गाड़ी का ये है रेडियस, और ये होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल का, mv²/r, और ये m इस गाड़ी का मास है, m इस गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। और यहां भी ये सेंटर है, ये रेडियस, तो इस गाड़ी पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में mv²/r, और इस गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ये। और यहां पे इस कांटेक्ट में, गाड़ी के टायर और रोड के बीच कांटेक्ट में जो दबाव है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो इस गाड़ी पे कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और यहां पे इस गाड़ी पे कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को n1 मान लेते हैं, यहां के नॉर्मल रिएक्शन को n2 मान लेते हैं, ठीक। और यही n1 n2 निकालना है कि नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे कितना होगा, और फिर इस पॉइंट पे गाड़ी और रोड के बीच कांटेक्ट का दबाव यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक। तो आप यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, इस गाड़ी का मोशन रोड के इस कॉमन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। यहां पे इस गाड़ी का मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है, यहां पे इस गाड़ी का मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है।
ये गाड़ी रोड को छोड़ के ऊपर नहीं भाग रहा और रोड को तोड़ के नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गाड़ी का मोशन यहां और यहां भी नहीं है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। तो इस गाड़ी पे अपवर्ड डायरेक्शन में है नॉर्मल रिएक्शन N1 और mv स्क्वायर बाय आर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओनली वेट है mg। तो इसको बैलेंस करिए, N1 प्लस mv स्क्वायर बाय आर बराबर mg। ये तो यहां से N1 इक्वल टू हो आएगा mg, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस mv स्क्वायर बाय आर। ये है इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन। अब इस कॉन्टैक्ट में भी इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, तो ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन और नीचे वेट और सेंट्रीफ्यूगल। तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और नीचे वेट और सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय आर। ये तो आप यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये N1 है इस कॉन्टैक्ट का नॉर्मल रिएक्शन यानी कि दबाव, और इस कॉन्टैक्ट का दबाव वेट से कम है। इस कॉन्टैक्ट का दबाव इस गाड़ी के वेट से mg से कम है, सेंट्रीफ्यूगल कट रहा है इसके वेट में से, तो यहां पे दबाव कम है। लेकिन N2 इस कॉन्टैक्ट का दबाव, यहां पे इस कॉन्टैक्ट का दबाव रियल वेट से ज्यादा है। यहां पे ये सेंट्रीफ्यूगल इस गाड़ी के वेट में ऐड हो रहा है, तो इस कॉन्टैक्ट पे ज्यादा दबाव है और इस कॉन्टैक्ट में कम दबाव है। यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, अगर ये क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गया इस गाड़ी के वेट से mg से, तो ये N1 नेगेटिव हो जाएगा। N1 नेगेटिव होने का मतलब गाड़ी रोड का कांटेक्ट छोड़ दिया। अगर ये mv स्क्वायर बाय आर गाड़ी के वेट से ज्यादा हो जाएगा तभी N1 नेगेटिव होगा। तो अगर ये mv स्क्वायर बाय आर गाड़ी के वेट से ज्यादा हो जाएगा तो ये गाड़ी अपवर्ड डायरेक्शन में उठ जाएगा, यानी कि कांटेक्ट छूट जाएगा रोड से। अगर ये N1 नेगेटिव हो जाएगा तो लीव द कांटेक्ट। यहां पे कांटेक्ट छूट जाएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। इस तरह का एक ट्रैक बनाइए और इस पे एक ब्लॉक को बड़ी तगड़ा वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कीजिए। तो ये ब्लॉक हो सकता है यहां जाते जाते ऐसे जाएगा और यहां जाते जाते ये कांटेक्ट छोड़ के इधर भाग जाएगा, क्योंकि अगर mv स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल अगर भारी पड़ गया वेट पे तो ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा, ऊपर उठ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल उठा लेगा इसको ऊपर। तो यही बात है यहाँ पे, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल इस गाड़ी के वेट से ज्यादा हो जाएगा तो N1 नेगेटिव आ जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये गाड़ी ऊपर उठ जाएगा, रोड छूट जाएगा। तो इसको देखिए ध्यान से, समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का ये एंड फिक्स है और इस एंड से एक प्लेटफॉर्म बंधा हुआ है और इस प्लेटफॉर्म पर यहां पे एक पुली है और इस पुली से एक स्ट्रिंग इस तरह से आया है और पुली के ऊपर से ऐसे पास किया है। इस स्ट्रिंग के दोनों एंड पे मास बंधा हुआ है। ये मान लेते हैं ये मास है m1 और ये मास है m2, ठीक। और ये हॉरिजेंटल सरफेस है। ये प्लेटफॉर्म हॉरिजेंटल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है और इस प्लेटफॉर्म पे एक पुली है यहाँ पे, और इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग आया है और स्ट्रिंग के दोनों एंड पे मास कनेक्ट है, ठीक। अब अगर इस स्ट्रिंग के फिक्स एंड के अबाउट अगर इसको इस तरह से घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे,
अगर इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से रोटेट कराएंगे इस तरह से, तो इन दोनों मास पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे फिगर में तो ये वर्टिकल प्लेन लग रहा है, लेकिन ये प्लेन हॉरिजेंटल समझिए आप लोग, हॉरिजेंटल प्लेन है। इसको इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे तो ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से फिगर हो जाएगा इसका, इस तरह से। तो यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये मास और ये मास, दोनों मास का मोशन इस तरह से सर्कुलर होगा, दोनों मास का मोशन सर्कुलर होगा, और सर्कुलर होगा तो दोनों पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा। और यहां पे इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये कैपिटल आर, और इस स्ट्रिंग का लेंथ है मान लेते हैं स्मॉल आर। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये कैपिटल आर बहुत 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 बड़ा है स्ट्रिंग के, इस स्ट्रिंग के लेंथ से, क्योंकि यहाँ पे इस फिक्स पॉइंट के अबाउट इस मास का जो सर्कुलर मोशन होगा वो ये होगा ऐसा। तो इस मास के लिए जो रेडियस होगा सर्कुलर मोशन का वो होगा कैपिटल आर, और प्लस इस पुली से जितना डिस्टेंस पे ये मास है वो। तो यहाँ पे ये कैपिटल आर इस स्ट्रिंग के लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो इस स्ट्रिंग के लेंथ को इस कैपिटल आर के सामने नेग्लेक्ट कर देंगे यहां पे, इस कंडीशन पे, ठीक। और मान लेंगे कि ये दोनों मास आर रेडियस के सर्किल पे ही रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। अब देखिए इस मास, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बनाएं तो ये पुली, ये मास m1 और ये मास m2, ये तो इन दोनों मास पे रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन है, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन है, दोनों मास पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा m ओमेगा स्क्वायर r। एक्चुअल में इसका रेडियस तो होगा r प्लस इस स्ट्रिंग का लेंथ इतना, लेकिन ये स्ट्रिंग इस कैपिटल आर के कंपैरिजन बहुत छोटा है, इसलिए इस लेंथ को इस आर के सामने नेग्लेक्ट कर देते हैं और मान लेते हैं कि इस फिक्स एंड के अबाउट ये m1 मास आर रेडियस के सर्किल पे ही रोटेट कर रहा है। तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा m ओमेगा स्क्वायर आर, यही रेडियस, इस पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m2, ये m1 है, m2 ओमेगा स्क्वायर r। और यहां पे एक चीज मान लेते हैं कि m1 ग्रेटर है m2 से, m1 ग्रेटर है m2 से। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, इस स्ट्रिंग में टेंशन इस मास पे इस डायरेक्शन में आएगा t, और इस मास पे इस डायरेक्शन में आएगा t, और m1 ग्रेटर है m2 से, तो ये फोर्स ज्यादा होगा इससे, और टेंशन दोनों पर इक्वल आएगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। तो आप ध्यान से देखिए, ये मास इस डायरेक्शन में भागेगा और ये मास इस डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि इस मास पे सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा है, m1 ग्रेटर है m2 से। तो इस मास पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएं इस मास पे, तो इस मास पे नेट फोर्स होगा ये माइनस टी, m1 ओमेगा स्क्वायर r माइनस टी बराबर m1a। ये है एक्सीलरेशन ऑफ मास m1 इस फ्रेम पर से खड़ा होके देखने पे, ठीक। और अगर इस मास पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो ये मास इधर जा रहा है, तो इस मास पे नेट फोर्स होगा T माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर r, T माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू m2a। तो यहां पे ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन मिला, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है ये निकाल सकते हैं, और फिर
इस फ्रेम पे खड़े ऑब्जर्वर के लिए इस मास का और इस मास का एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ये इस इक्वेशन में ये ए एक्सीलरेशन इस ऑब्जर्वर के लिए है इस ब्लॉक का। अगर ग्राउंड से खड़ा होके और तब अगर इन दोनों ब्लॉक को देखेंगे तो एक्सीलरेशन अलग आएगा। इस फ्रेम पे खड़े ऑब्जर्वर के लिए ये ए एक्सीलरेशन निकलेगा यहां पे, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो माइनस टी और प्लस टी, टी से टी कट जाएगा और m1 ओमेगा स्क्वायर आर माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन लेंगे तो m1 माइनस m2 और इस तरफ m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहां से एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू m1 माइनस m2 और डिवाइडेड बाय ये m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो एक्सीलरेशन मिल गया। अब इसी एक्सीलरेशन को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये T मिलेगा, इस स्ट्रिंग का टेंशन, ठीक। तो यहां से स्ट्रिंग टेंशन निकाला जा सकता है। इसको देखिए ध्यान से, समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से देखिएगा। ये मान लीजिए एक हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म में यहां के बाद थीटा इक्वल टू 53 डिग्री के एंगल पे आ गया है यही प्लेटफॉर्म। ये एक ही प्लेटफॉर्म है जो कुछ दूर तक हॉरिजेंटल है और उसके बाद हॉरिजेंटल के साथ 53 डिग्री पे उठ गया है, ऐसे, ठीक ठीक। और यहां पे इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक मास रखा है, एक ब्लॉक रखा है और इस इंक्लाइंड प्लेन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। यहां पे मान लेते हैं कि ये मास 5 kg है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है और ये एंगल 53 डिग्री है, ठीक ठीक। तो अब यहां पे देखते हैं कि ये इस ब्लॉक को अगर यहां पे रखेंगे, रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक यहीं पे रहेगा या फिर नीचे भाग आएगा, ये चेक करते हैं। तो इस ब्लॉक पे वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका ये कंपोनेंट आएगा वेट का mg साइन थीटा और वेट का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, mg cos थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन इस कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ये ब्लॉक अगर mg साइन थीटा की वजह से डाउन द प्लेन आना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा F। तो यहाँ पे इस F का फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा इस mg cos थीटा के, क्योंकि इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो फोर्स बैलेंस होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा और मास है 5 kg, g की वैल्यू 10 और cos थीटा cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5, 3/5। तो 5 से इसको कट करेंगे तो ये 10 आएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन 10 इंटू 3 30 न्यूटन और म्यू का वैल्यू 0.5। तो यहाँ पे F लिमिटिंग म्यू का वैल्यू 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन, तो पॉइंट से ये 0 कट जाएगा और 5 इंटू 3 15 न्यूटन आया। इस फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 15 न्यूटन आया। 15 न्यूटन से ज्यादा ये फ्रिक्शन नहीं हो सकता। अब इस mg साइन थीटा का वैल्यू देख लेते हैं। mg साइन थीटा,
तो मास है 5 kg, जी का वैल्यू 10 और साइन थीटा, साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, 4/5 तो 5 से ये 5 कटेगा और ये आएगा 10 इंटू 4, 40 न्यूटन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 न्यूटन है और mg sin थीटा 40 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 न्यूटन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता फ्रिक्शन का वैल्यू, और mg sin थीटा 40 न्यूटन आया है। इसका मतलब इस ब्लॉक को अगर यहाँ पे रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन गिर जाएगा, क्योंकि mg sin थीटा भारी पड़ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। इसको उठा के फिर से यहाँ पे रखेंगे तो फिर से गिर जाएगा, फिर से उठा के रखेंगे तो फिर से डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा, क्योंकि mg sin थीटा भारी है लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। ठीक, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे प्लेटफॉर्म को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घुमा देंगे। ये प्लेटफॉर्म इस तरह से है, ये प्लेन कुछ दूर तक हॉरिजेंटल गया है और उसके बाद 53 डिग्री पे हॉरिजेंटल के साथ इंक्लाइंड हो गया है, ऐसा है, कुछ दूर तक हॉरिजेंटल और उसके बाद हॉरिजेंटल के साथ 53 डिग्री पे उठ गया है, इंक्लाइंड हो गया है, ऐसा प्लेन है। और यहाँ पे इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे किसी पार्टिकल को अगर रखेंगे तो mg sin थीटा भारी पड़ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, तो ये पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। लेकिन इसी प्लेन को अगर इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट करा देंगे, घुमा देंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे रखा पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे अगर घुमा देंगे तो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट अगर इस पूरे प्लेटफॉर्म को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा देंगे तो ये ब्लॉक इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा, ये ब्लॉक ऐसे पूरा घूमेगा ऐसे। तो इस ब्लॉक पे एक और फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मास, ये ब्लॉक इतना डिस्टेंस पे है, तो ये होगा रेडियस इस ब्लॉक के सर्कुलर मोशन का, और ये हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म है और यहां के बाद ये कुछ एंगल पे उठ गया है, तो हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म का जो ये डिस्टेंस है ये मान लेते हैं 100 मीटर है, 100 मीटर। और यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेन का जो ये लेंथ है, ये मान लेते हैं बहुत छोटा है इस 100 के सामने, यानी कि ये L, ये लेंथ बहुत 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 छोटा है इस R के सामने, इस R के सामने। तो यहाँ पे हम इस लेंथ को इस R के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेजिबल मान सकते हैं। तो इस ब्लॉक का जो ये रेडियस होगा, ये होना चाहिए एक्चुअल में ये लेंथ R प्लस ये लेंथ, इस लेंथ का ये कंपोनेंट, लेकिन ये लेंथ बहुत छोटा है इस R के मुकाबले, तो इसको इसके मुकाबले नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पार्टिकल R डिस्टेंस पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे ही सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस कैपिटल R यानी कि 100 मीटर ही मान लेते हैं। ठीक, और अब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगाएंगे, तो हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा तो ये पार्टिकल, ये मास नीचे नहीं गिरे, अब ऐसा हो सकता है। तो आइए इस पे सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं। इस फिगर को मिटा के फिर से बना रहे हैं, इतना चीज समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इसी फिगर को, अब देखिए ये हॉरिजेंटल प्लेन का ये लेंथ, ये कैपिटल R 100 मीटर, और इंक्लाइंड प्लेन का ये लेंथ मान लेते हैं स्मॉल l है, स्मॉल l। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये R
ये आर इस स्मॉल लेंथ इंक्लाइंड प्लेन के लेंथ के मुकाबले बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इस आर के सामने इंक्लाइंड प्लेन के इस लेंथ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट अगर इस पूरे प्लेटफॉर्म को घुमाएंगे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे, तो इस ब्लॉक पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे इस एक्सिस के अबाउट। ये होगा इस ब्लॉक के सर्कुलर मोशन का रेडियस, और ये होगा इस ब्लॉक के सर्कुलर मोशन का सेंटर, और ये रेडियस। ठीक, तो इस ब्लॉक पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r ये लगेगा। ये रेडियस एक्चुअल में ये है सेंटर से इस ब्लॉक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, ये कैपिटल R, और इस कैपिटल R में ये लेंथ और ऐड होगा, और ये लेंथ है इस इंक्लाइंड प्लेन के लेंथ का ये कंपोनेंट, ये। पर इस कंडीशन पे ये स्मॉल l इस r के मुकाबले बहुत छोटा है, तो इस लेंथ को हम r के मुकाबले नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि ये ब्लॉक कैपिटल R यानी कि 100 मीटर के रेडियस पे ही सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, तो इस ब्लॉक पे सेंट्रीफ्यूगल रेडियली आउटवर्ड m ओमेगा स्क्वायर r, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अगर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे अप द इंक्लाइंड प्लेन, तो इसका कंपोनेंट आएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा ये। और इसी सेंट्रीफ्यूगल को अगर इस डायरेक्शन में झुकाएंगे तो ये कंपोनेंट आएगा m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। ठीक, अभी इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन लेंगे। पहले विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के देख लेते हैं ये बॉडी किस डायरेक्शन में भागेगा, उसके अपोजिट में फ्रिक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगा नहीं तो फोर्स बैलेंस होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg, मास है 5 और g का वैल्यू 10, और cos थीटा का वैल्यू, थीटा है 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5, ठीक, प्लस m मास 5 kg, ओमेगा स्क्वायर नहीं पता, ये r, इसका रेडियस यही 100 लिए हैं, 100 इंटू साइन थीटा, साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो यहाँ पे इस 5 से ये 5 कटेगा, 5 से ये 50 कटेगा, 10 आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 10 इंटू 3 30 प्लस 4 इंटू 100 400 ओमेगा स्क्वायर, ये आया नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है ये पहले निकाल लेते हैं, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग कितना सकता है। F लिमिटिंग ये लग सकता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू है 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन 30 प्लस 400 ओमेगा स्क्वायर, 30 प्लस 400 ओमेगा स्क्वायर, तो 0.5 इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, इसको अंदर करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, 5 इंटू 3 15 प्लस ये 0.5 इसके साथ भी है
तो पॉइंट से यहां भी एक जीरो कटेगा और 40 इंटू 5 200 ओमेगा स्क्वायर, ये आया लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है इस ब्लॉक पे। ठीक, अब देखिए इस प्लेन को इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराए हैं, घुमाए हैं। तो यहाँ पे ओमेगा का मैक्सिमम और ओमेगा का मिनिमम वैल्यू पूछा जा सकता है जिसपे ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन या फिर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नहीं आए। अब देखिए इस फोर्स में, अप द इंक्लाइंड वाले फोर्स में ओमेगा भी है और ओमेगा है इस प्लेन का एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा। तो ये ओमेगा बढ़ा के हम इस फोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये फोर्स अगर mg sin थीटा पे भारी पड़ गया, ज्यादा हो गया, तो ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन भागने की कोशिश करेगा या भागेगा भी। तो फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा इस ब्लॉक पे। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा और ओमेगा बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ओमेगा और बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा। तो जिस वक्त m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा का वैल्यू इस डायरेक्शन के लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा के बराबर होगा, उस वक्त जो ओमेगा होगा वो ओमेगा मैक्सिमम होगा इस ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप नहीं करने के लिए। तो आइए इसको लिख के देखते हैं। जिस वक्त m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा बराबर हो जाएगा mg sin थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन, उस वक्त इस प्लेन का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा इस ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन नहीं भागने के लिए। तो इस इक्वेशन से जो ओमेगा निकलेगा, इस इक्वेशन से जो ये ओमेगा निकलेगा, ये ओमेगा मैक्स निकलेगा, मैक्सिमम, ओमेगा मैक्सिमम। ठीक ठीक, अब आप एक काम कीजिए, ओमेगा को घटाते जाइए, क्योंकि ओमेगा को घटा के हम जीरो भी कर सकते हैं। तो जीरो कर देंगे तो mg sin थीटा की वजह से ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप करेगा या फिर स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो ये फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा। तो ओमेगा को कम करने से एक ओमेगा ऐसा भी मिलेगा जिस ओमेगा पे m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा और mg sin थीटा बराबर होंगे। ये ब्लॉक न अप जाना चाहेगा न डाउन आना चाहेगा, तो उस वक्त फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन जीरो होगा। तो फ्रिक्शन जीरो कब होगा? फ्रिक्शन जीरो कब होगा? जिस वक्त m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा बराबर हो जाएगा mg sin थीटा। जिस वक्त ये कंडीशन हो गया उस वक्त फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक अप या डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप करना ही नहीं चाह रहा है। अब ओमेगा को और घटाइए, ओमेगा को और घटाएंगे तो mg sin थीटा भारी पड़ जाएगा इस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा पे। तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहेगा या फिर आएगा, तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन पलटी मार देगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन पलटी मारेगा। अगर ओमेगा को और घटाएंगे तो, इससे भी ज्यादा घटा देंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन पलटी मार देगा। ओमेगा को और घटाएंगे तो इस पार्टिकल को डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्लिप नहीं करने के लिए फ्रिक्शन बढ़ेगा। ओमेगा को और घटाएंगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, ओमेगा को और घटाएंगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा। तो जिस वक्त m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा और लिमिटिंग फ्रिक्शन ये दोनों मिल के जिस वक्त mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा, उस वक्त का जो ओमेगा होगा वो ओमेगा मिनिमम होगा इस पार्टिकल को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप नहीं करने के लिए। उससे कम ओमेगा कर देंगे तो फिर mg sin थीटा भारी पड़ जाएगा इन दोनों के एडिशन पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन और m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा के एडिशन पे। अगर ये भारी पड़ गया
तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्लिप कर जाएगा। तो मिनिमम ओमेगा के लिए क्या करेंगे, mg sin थीटा को बराबर कर देंगे m ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों के बराबर जिस वक्त अकेले mg sin थीटा ये हो गया। इस इक्वेशन से जो ओमेगा निकलेगा ये ओमेगा मिनिमम होगा। अगर ओमेगा का वैल्यू इससे भी कम कर देंगे तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा। ये दोनों मिलके भी mg sin थीटा को नहीं संभाल पाएंगे। ठीक, तो यहां से देखिए, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है इस इक्वेशन में भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो इस इक्वेशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम करके पुट करेंगे, और इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन को इसमें जब पुट करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा मिनिमम करके पुट करेंगे। तो ओमेगा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा इस ब्लॉक को अप या डाउन स्लिप नहीं करने के लिए। यानी कि ओमेगा का वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू अगर इस इक्वेशन से निकलने वाले ओमेगा से कम है तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन स्लिप कर जाएगा, और अगर ओमेगा का वैल्यू इस इक्वेशन से निकलने वाले ओमेगा से ज्यादा है तो ये ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन स्लिप कर जाएगा। और अगर ओमेगा का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कुछ भी है तो ये ब्लॉक अप या डाउन स्लिप नहीं करेगा। ठीक, तो ये इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ओमेगा का रेंज निकाल सकते हैं कि ओमेगा का वैल्यू कहां से कहां तक रखें ताकि ये ब्लॉक अप या फिर डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्लिप नहीं करे। तो इसको देखिए, ध्यान से समझिए। तो इस लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये जाने, और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन किए, डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के थ्रू क्लियर किए। अगले लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।